भोपाल के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरों ने कुछ चौंकाने वाले दृश्य रिकॉर्ड किए। शाम 7:20 पर कैमरे में एक लड़की दिखाई देती है। वो अकेले हेडफोन लगाए सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की तरफ जाती नजर आती है। इसके बाद वो कैमरे की नजर से गायब हो जाती है। अगले पूरे 1 घंटे तक फुटेज में कोई हलचल दिखाई नहीं देती, लेकिन ठीक करीब 8:20 पर अचानक घर में अफरा तफरी मच जाती है। कैमरे में उस लड़की का पति, एक पड़ोसी और घर का नौकर मिलकर एक बेसुध शरीर को नीचे लाते दिखाई देते हैं। वो शरीर एक लड़की का था। उसकी हालत बेहद गंभीर दिखाई दे रही थी। तुरंत उसे बचाने की कोशिश शुरू होती है और पति लगातार CPR देता नजर आता है। लेकिन इसी दौरान कैमरे में एक और दृश्य रिकॉर्ड हुआ। घर के अंदर से उस लड़की की सास बाहर आती है, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट या जल्दबाजी जैसी कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती। ये है त्विषा शर्मा केस, एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक 33 साल की लड़की त्विषा शर्मा से। त्विषा नोएडा की रहने वाली थी। त्विषा अपने माता पिता और अपने भाई के साथ रहती थी। वही एक भाई हर्षित शर्मा था, जो इंडियन आर्मी में मेजर था। ये परिवार एक दूसरे के साथ बेहद ही सुखी और खुश था। पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही। त्विषा ने MBA की डिग्री हासिल की थी और उसके बाद दिल्ली के कॉरपोरेट सेक्टर में काम करना शुरू किया था। उसकी जिंदगी सही दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन त्विषा सिर्फ नौकरी तक सीमित रहने वालों में से नहीं थी। यही वजह थी कि उसने कुछ समय के लिए ग्लैमर की दुनिया में भी कदम रखा, क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत और काफी इंटेलिजेंट थी। इसीलिए त्विषा ने साल 2012 में मिस पुणे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। यही नहीं, त्विषा ने उस साल मिस पुणे का खिताब भी अपने नाम कर लिया। जिसके बाद त्विषा को मॉडलिंग और एड्स के कई सारे ऑफर्स आने लगे और त्विषा ने कई सारी एड्स भी की। त्विषा का करियर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। मॉडलिंग की वजह से त्विषा का इंडस्ट्री में काफी नाम हो गया था, जिसके बाद उसे फिल्म्स में भी ऑफर मिलने लगे। साल 2018 में त्विषा ने जरा संभाल के फिल्म में काम किया। वही इसके बाद साल 2021 में तेलुगु फिल्म मुग्गुरू मोनागल्लू में अंजलि डी नाम का किरदार भी निभा चुकी थी। लेकिन फिर त्विषा को लगा कि ये करियर उसके लिए सही नहीं है और उसका मन भी नहीं लग रहा था। इसीलिए फिल्मी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के बजाय वो अपनी पढ़ाई करने और कॉर्पोरेट जॉब करने वापस लौट गई। जिसके बाद त्विषा ने एक बड़ी और नामी कंपनी जर्मन एकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन में एक बहुत अच्छे सैलरी पर एक अच्छे सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर काम करने लग गई। त्विषा फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग थी। उसका परिवार भी उसे काफी सपोर्ट करता था। साल 2024 त्विषा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक डिजिटल डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह से हुई। समर्थ जो भोपाल में एक जाना माना वकील था। समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने लगे। कई बार घंटों बातचीत होती थी। फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। त्विषा को लगने लगा कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसके साथ वो अपना भविष्य देख सकती है। धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों परिवारों के बीच भी बातचीत शुरू हो गई। जब शर्मा परिवार ने समर्थ और उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, तो पहली नजर में सब कुछ प्रभावशाली दिखाई दिया। समर्थ की मां गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज थी। वो पहले डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज रह चुकी थी और उस समय भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी। कानून और प्रशासनिक हलकों में उनकी पहचान थी। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में उनका एक बड़ा और आलीशान घर था। बाहर से देखने पर यह परिवार पढ़ा लिखा, सम्मानित और प्रभावशाली दिखाई देता था। शर्मा परिवार को लगा कि उनकी बेटी को एक अच्छा परिवार मिल गया है। बातचीत आगे बढ़ी, मुलाकातें हुई, रिश्तेदार जुड़े और आखिरकार दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। 25 दिसंबर 2025 उस दिन त्विषा और समर्थ शादी के बंधन में बंध गए। वही शादी में अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पर पिता ने करीब 20 लाख के शेयर्स और कई सारे सोने और कीमती गिफ्ट्स भी दी थी। पूरा परिवार खुश था, रिश्तेदार खुश थे और खुद त्विषा भी अपने जीवन के नए अध्याय को लेकर उत्साहित दिखाई दे रही थी। शादी के बाद उसने नोएडा का घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए भोपाल चली गई। भोपाल शिफ्ट होने के बाद और शादी के बाद त्विषा ने अपने हाई पोस्ट और हाई पैकेज वाली जॉब छोड़ दी ताकि वो अपने पति और अपने परिवार का ध्यान दे सके। भोपाल आने के बाद शुरुआती कुछ हफ्तों तक त्विषा ने खुद को पूरी तरह अपने नए परिवार में ढालने की कोशिश की। शादी के बाद की सामान्य जिम्मेदारियां, रिश्तेदारों से मुलाकातें और नए घर के तौर तरीकों को समझना, उसका ज्यादातर समय इन्हीं चीजों में गुजर रहा था। जब भी उसकी मां रेखा शर्मा फोन करता यही कहती कि सब ठीक है, लेकिन परिवार के मुताबिक धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा था। पहले जहां वो हर छोटी बड़ी बात उत्साह के साथ अपनी मां से करती थी, अब कई बार सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ठीक है में देकर बातचीत खत्म कर देती थी। दरअसल त्विषा के ससुराल वाले दहेज को लेकर उस पर दबाव बनाने लगे थे। त्विषा के सामने एक नहीं बल्कि कई मांगे रखी गईं। इनमें एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार
और 50 लाख रुपए नकद की मांग भी शामिल थी। उस घर में त्विषा से मांगे लगातार दोहराई जाती रहीं और त्विषा के मना करने के बाद घर का माहौल तनावपूर्ण होता गया। मामला सिर्फ नकद पैसे और कार तक सीमित नहीं था। शादी के समय त्विषा के पिता ने अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए करीब 20 लाख रुपए के शेयर और इन्वेस्टमेंट्स उसे गिफ्ट किए थे। समर्थ और उसकी मां त्विषा पर इसे बेचने का दबाव बना रहे थे। उसे कहा गया कि वो अपने नाम पर मौजूद शेयर बेचकर पूरा पैसा परिवार के खातों में शुरुआत में त्विषा ने बात टालने की कोशिश की, फिर उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन त्विषा पर दबाव कम होने के बजाय बढ़ता गया। दिन बीतते गए और त्विषा खुद को एक अजीब स्थिति में पाती गई। कई बार वो देर रात अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। वो ये तय नहीं कर पाती कि परिवार को सब कुछ बता दे या नहीं। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से दो परिवारों के बीच विवाद न खड़ा हो जाए। यही कारण था कि उसने लंबे समय तक अपने माता पिता से कई बातें छिपा कर रखी। इसी दौरान जब भी मेजर हर्षित शर्मा अपनी बहन से बात करते थे तो उसे अपनी बहन में बदलाव महसूस होने लगा। 2026 की शुरुआत होते ही हालात और ज्यादा मुश्किल होते चले गए। त्विषा पर मेंटल टॉर्चर का सिलसिला जारी था। त्विषा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये परिवार इतना अमीर होने के बावजूद उसके पैसों के पीछे क्यों पड़ी है। त्विषा ने उसके ससुराल वालों की कोई मांग पूरी नहीं की, जिसके बाद उसके ससुराल वाले भड़क गए और वो रोज त्विषा पर ताने मारते थे कि वो उनके परिवार के लिए एक बोझ है, ना जॉब करती है ना कुछ। त्विषा के पति ने त्विषा को जॉब करने के लिए फोर्स किया। त्विषा रोज रोज के ताने से तंग आकर जॉब ढूंढने लग गई, क्योंकि त्विषा का पति उसे उसके बेसिक खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देता था। धीरे धीरे त्विषा को इस घर में घुटन महसूस होने लगा। इसी बीच अप्रैल 2026 को त्विषा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने ससुराल वालों और मायके वालों को इस बारे में बताती है, जहां मायके वाले तो इस बात को सुनकर काफी खुश थे, लेकिन वही ससुराल वालों ने त्विषा पर ही आरोप लगा दिया। त्विषा के पति समर्थ ने त्विषा पर ही बेहद ही घटिया इल्जाम लगाकर पूछता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, आखिर ये बच्चा किसका है। ये बात सुनते ही त्विषा पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि जिससे उसने प्यार किया था आज उसी ने उस पर ऐसे शक किया। त्विषा का परिवार उस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसके बाद 7 मई 2026 को त्विषा ने उसके मर्जी के खिलाफ जाकर एबॉर्शन कर दिया। त्विषा इसके बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो उस घर में घुटने लगी। इसके बाद भी समर्थ और उसकी मां त्विषा पर रोज ताने मारते थे और उसे टॉर्चर करते थे। एक रात त्विषा ने अपनी एक करीबी दोस्त मीनाक्षी को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था, मैं फंस गई हूं, बस तू मत फंसना। अब ज्यादा बात नहीं कर सकती, जब सही वक्त आएगा मैं तुझे कॉल करके सब बताऊंगी। ये पढ़ते ही मीनाक्षी घबरा गई। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे तेरी चिंता हो रही है, आई लव यू सो मच, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जिस कॉल का इंतजार मीनाक्षी कर रही थी वो कभी नहीं आया। इसी दौरान त्विषा ने अपनी मां रेखा शर्मा को भी कुछ व्हाट्सएप मैसेज भेजे, जहां उसने अपने मां से उसके साथ हो रहे मानसिक दबाव और घुटन का जिक्र किया। कैसे उसका पति समर्थ उसे टॉर्चर कर रहा है और कैसे उसकी मां उसे पैसों को लेकर ताने मारती है। उस रात बेटी ने अपनी सारी तकलीफें अपनी मां के साथ शेयर की। 12 मई 2026 दोपहर के 3:12 भोपाल का एक्सप्रेशन ब्यूटी पार्लर। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में एक महिला अंदर प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि त्विषा शर्मा थी। पार्लर में अगले लगभग 3 घंटे तक त्विषा मौजूद रही। स्टाफ के अनुसार उसने हेड ऑयल मसाज करवाया, पेडिक्योर कराया और कुछ स्किन ट्रीटमेंट भी लिए। उसके व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था जिससे लगे कि वो किसी गंभीर मानसिक संकट में है। शाम करीब 6 बजे वो अपना ट्रीटमेंट पूरा करके पार्लर से बाहर निकल गई और अपने ससुराल वापस आ गई। वही शाम के समय कटारा हिल्स वाले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चालू थे। रोज की तरह घर अपनी सामान्य गतिविधियों में व्यस्त दिखाई दे रहा था, लेकिन ठीक शाम 7:20 पर कैमरे में त्विषा दिखाई दी। कैमरे में वो अकेली दिखाई दी थी। हेडफोन लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए वो छत की ओर गई और फिर वो कैमरे की नजर से गायब हो गई। उसके बाद पूरे 1 घंटे तक फुटेज में कोई हलचल दिखाई नहीं दी, लेकिन ठीक लगभग 1 घंटे के बाद शाम 8:20 पर अचानक सीढ़ियों पर अफरा तफरी दिखाई देती है। कैमरे में 3 लोग नजर आते हैं, समर्थ सिंह, एक पड़ोसी और घर का एक नौकर। तीनों मिलकर एक बेसुध शरीर को सीढ़ियों से नीचे ला रहे थे। वो शरीर त्विषा का था। उसके शरीर में कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। उसे सीढ़ियों पर लिटाया गया और तुरंत उसकी छाती पर दबाव डालना शुरू किया गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही हो। कैमरे में समर्थ लगातार सीपीआर देता दिखाई देता है, लेकिन इसी फुटेज में एक दूसरा दृश्य भी रिकॉर्ड हुआ जिसने बाद में कई सवाल खड़े कर दिए। जब सीढ़ियों पर हड़बड़ी मची हुई थी और समर्थ त्विषा की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान घर के अंदर से गिरिबाला सिंह बाहर आती हुई दिखाई देती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन नीचे जाने से पहले वो त्विषा को उस हालत में देखती है, लेकिन उनके हाव भाव में वो घबराहट दिखाई नहीं देती जिसकी उम्मीद ऐसे हालात में की जाती है।
न कोई भाग दौड़, न चीख पुकार और न किसी तरह की जल्दबाजी। ऐसे लगा मानो उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। ऐसे लगा कि मानो गिरिबाला को पहले से पता था कि क्या हुआ था। इसके बाद त्विषा को समर्थ और उसकी मां ने तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार बहुत देर हो चुकी थी। आधी रात के बाद 13 मई 2026 की सुबह उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया। नोएडा में बैठे उसके माता पिता के लिए ये खबर किसी बुरे सपने जैसी थी। ये खबर सुनकर वो पूरी तरह से टूट गए थे। वहीं सेना में तैनात मेजर हर्षित शर्मा के लिए ये ऐसा झटका था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। त्विषा का परिवार भोपाल पहुंचकर ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि त्विषा की जान उसके पति और उसकी सास ने ही ली है। इसलिए वो 13 मई 2026 को पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां कई घंटों तक गुहार लगाने के बाद भी FIR लिखी नहीं जाती है। त्विषा की फैमिली पुलिस को उसकी चैट्स भी दिखाती है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, क्योंकि ये मामला गिरिबाला सिंह से जुड़ा हुआ था, जो काफी हाई प्रोफाइल था। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा त्विषा को मृत घोषित किए जाने के बाद मामला सीधे पुलिस के पास पहुंचा और जल्द ही भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मीडिया के सामने बयान दिया कि शुरुआती तौर पर यह का मामला प्रतीत होता है और फिलहाल किसी बड़ी साजिश या हत्या के संकेत नहीं मिले हैं। पहली नजर में मामला यही खत्म होता दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद सामने आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। जब एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें मौत की वजह एंटीमॉर्टेम हैंगिंग बाय लिगेचर यानी दम घुटना बताई गई थी। पहली नजर में रिपोर्ट पुलिस की थ्योरी को मजबूत करती दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट के दूसरे हिस्सों पर ध्यान गया, कई नए सवाल सामने आने लगे। रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों के निशान बताए गए थे। गर्दन के बाईं तरफ खरोंच के निशान थे, दोनों कलाइयों पर चोटों के निशान मौजूद थे, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर पर भी चोट पाई गई थी। सबसे गंभीर बात यह थी कि सिर के बाईं तरफ लगभग 2 सेंटीमीटर का एक गहरा घाव मौजूद था। यह सब देखकर परिवार को यकीन हो गया कि यह क्या नहीं है, और पुलिस से सवाल करने लगी कि तो शरीर पर इतने अलग अलग स्थानों पर चोटें कैसे आईं। यही नहीं, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में त्विषा का हाइट गलत बताया गया था। परिवार इस बात को मान चुका था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स सही तरीके से नहीं लिए गए हैं या फिर उनके साथ छेड़छाड़ किया गया है। उनका मानना था कि समर्थ की मां अपनी ऊंचे पहुंच के साथ रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ करवा रही है। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक्सप्रेशन ब्यूटी पार्लर के अंदर 5 अनजान आदमी दाखिल होते हैं। उन्होंने सफेद शर्ट और काले कोट पहने हुए थे, बिल्कुल वकीलों की तरह। वो लोग पार्लर की मालकिन किरण के पास जाते हैं और उसे डराते धमकाते हुए तुरंत उस CCTV फुटेज की मांग करते हैं, जिसमें मौत से कुछ घंटे पहले त्विषा पार्लर में रिलैक्स करती हुई नजर आ रही थी। किरण के मुताबिक मौत के ठीक अगले दिन सुबह सुबह खुद त्विषा की सास गिरिबाला सिंह ने भी उसे फोन करके पूछा था कि त्विषा कितने बजे आई थी और वहां उसने क्या क्या किया। आखिर ये काले कोट वाले लोग कौन थे और मौत के तुरंत बाद पुलिस से भी पहले इस फुटेज को मिटाने या हासिल करने की इतनी बेताबी क्यों थी। त्विषा का ये न्यूज देश भर में फैलने लगी। सोशल मीडिया में जांच प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे। CCTV रिकॉर्डिंग से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए। त्विषा के परिवार और उनके वकीलों का कहना था कि कई महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने में पुलिस ने लापरवाही की। इन्हीं सब कारणों से परिवार ने दूसरी पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन जब ये मांग भोपाल की निचली अदालत में रखी गई तो अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये फैसला परिवार के लिए एक और झटका था। इसलिए परिवार 17 मई 2026 को अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए भोपाल में CM हाउस के बाहर धरने पर बैठ गया और उन्होंने 3 मांगे रखी। मामले की जांच के लिए स्पेशल SIT टीम बनाई जाए और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से त्विषा का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। इसके अलावा समर्थ और उसकी मां को तुरंत अरेस्ट किया जाए। करीब 2.5 घंटे तक वो लोग ऐसे ही घर के बाहर बैठे रहे। तब CM मोहन यादव जी के ऑर्डर पर अधिकारियों ने परिवार को अंदर बुलाकर मोहन यादव जी से मुलाकात करवाई, जिन्होंने त्विषा के परिवार को दिलासा देते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आरोपी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उन्होंने मामले की जांच के लिए तुरंत ही 6 ऑफिसर्स की खास टीम बना दी, जिसका जिम्मा ACP रजनीश कश्यप को सौंपा गया। CM के कड़े रुख के बाद भोपाल पुलिस ने समर्थ और गिरिबाला के खिलाफ FIR दर्ज की, पर उन्हें अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि गिरिबाला ने भोपाल कोर्ट से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले चुकी थी। इसलिए पुलिस फिलहाल उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। वो बाहर रहकर मीडिया से बात करते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर रही है। गिरिबाला ने दावा किया कि त्विषा ने खुद ही अपना अबॉर्शन करवाया था, क्योंकि वो ड्रग्स की आदी थी। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान भी उसने गांजे वगैरह का सेवन किया था।
वो लगातार कह रही थी कि इस बच्चे को वो जन्म नहीं देना चाहती है। यही नहीं, गिरिबाला ने यह भी कहा कि त्विषा मेंटली काफी डिस्टर्ब्ड थी और उसे सिजोफ्रेनिया था। गिरिबाला ये चाहती थी कि ये केस मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड बने। त्विषा के परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाए कि गिरिबाला ने कुल 46 फोन कॉल्स की है। आरोप यह है कि ये कॉल्स पुलिस जांच और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने के लिए की गई है। जहां 20 से 25 कॉल्स लोकायुक्त अधिकारी को किए गए थे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कई कॉल्स किए गए। जबलपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को 10 से 15 बार कॉल किए गए। सेशन कोर्ट से जुड़े जज को कॉल किया गया। सीसीटीवी टेक्नीशियन को लगातार कॉल किया गया। एम्स भोपाल के डॉक्टर को कॉल किया गया। इस बात से यही साबित होता है कि गिरिबाला कुछ छुपा रही है। वही पुलिस समर्थ को ढूंढ रही थी। जब कोर्ट ने समर्थ की बेल की रिक्वेस्ट खारिज की, उसके बाद समर्थ सिंह पुलिस की पहुंच से फरार था। वो अंडरग्राउंड हो चुका था। वो कई दिनों तक सामने नहीं आया। पुलिस ने उस पर 30,000 के इनाम भी रखा था। जैसे जैसे मीडिया कवरेज बढ़ती गई, मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उसके वकालत लाइसेंस पर कार्रवाई की खबरें सामने आईं और पुलिस ने भी उसकी तलाश तेज कर दी। हाई कोर्ट ने तुरंत एम्स दिल्ली के डायरेक्टर को ऑर्डर दिया गया कि फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक विशेष टीम तुरंत बनाई जाए और उन्हें फ्लाइट से भोपाल भेजा जाए ताकि त्विषा का दूसरा पोस्टमार्टम हो सके। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में 4 डॉक्टरों की टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। परिवार को पहली बार लगा कि शायद उनकी बात सुनी जा रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगी। उसी दौरान 22 मई 2026 को समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया गया। कई दिनों तक फरार रहने के बाद वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। समर्थ को 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड में रखा गया। जहां पुलिस के हिसाब से समर्थ कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, उधर जनता का दबाव लगातार बढ़ रहा था। मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया अभियान और परिवार की लगातार मांगों के बीच आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मंजूरी दे दी। सीबीआई के सामने सबसे सभी के सामने था। 12 मई की शाम 7:20 से 8:20 के बीच आखिर हुआ क्या था? और अगर त्विषा हफ्ते भर से डिप्रेशन में थी, तो 12 मई की दोपहर 3 बजे वो ब्यूटी पार्लर में इतनी शांत और रिलैक्स्ड कैसे थी? 24 मई 2026 एम्स दिल्ली के फोरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में 4 सीनियर डॉक्टरों की एक विशेष टीम भोपाल पहुंच चुकी थी। पूरी वीडियोग्राफी के बीच त्विषा का दूसरा पोस्टमार्टम पूरा हुआ। उसी शाम भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर त्विषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 28 मई 2026 सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे एविडेंसेस और व्हाट्सएप चैट्स को मध्य प्रदेश कोर्ट के सामने रख दिया, जिसके बाद जज ने एविडेंसेस देखकर सीधे गिरिबाला सिंह का पहले तो एंटीसिपेटरी बेल रद्द कर दिया और सीधे अरेस्ट करने का आदेश दिया, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने गिरिबाला को हिरासत में ले लिया। फिलहाल गिरिबाला सीबीआई की गिरफ्त में है। आज भी इस मामले के कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। अब देखना होगा कि आगे ये केस किस दिशा में जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच कभी पूरी तरह सामने आ पाएगा?